मन्नू इजी क्लेम्स के जलंधर ऑफिस की इंचार्ज अफसाना परवीन को डांट रहा था कि उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से फोन आया। मन्नू को लगा कि ये वही राकेश होगा जिससे उसकी रात में गाली गलौज हुई थी। मन्नू ने फोन अफसाना को दे दिया, पर अफसाना के बात करते ही उसे दूसरी तरफ की आवाज आ गई कि ये कॉल शिवानी की थी। शिवानी, जिससे वो आखिरी बार पटना के एम्स हॉस्पिटल में मिला था। तब शिवानी ने मन्नू की टेम्परेरी दुश्मन गायत्री को ब्लड डोनेट किया था। वो लास्ट टाइम था जब मन्नू और शिवानी चैन से बैठे थे, क्योंकि उसके बाद इधर दिल्ली आकर मन्नू की किस्मत में जेल की 4 दीवारें आ गई थी। तो शिवानी की किस्मत में पहले परचून की गोडाउन में काम करना लिखा था और फिर गर्दन पर गोली लगने से खून की एक एक बूंद के लिए तड़पना। मन्नू ने जैसे ही आवाज पहचानी वैसे ही अफसाना से फोन छीना और उसको इशारे से ऑफिस के बाहर भेज दिया। वो अजीब सा मुंह बनाती हुई चली गई। शिवू बेबी, तुम ही हो ना? हाँ, इस तरफ तो मैं ही हूँ। उस तरफ कौन थी? मन्नू को शिवानी के पीछे से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह की आवाज आ रही थी। अरे वो कोई नहीं, शी इज अ नोबडी। तुम बताओ ना, कहाँ हो, कैसी हो, तबीयत कैसी है? खून मिला तुम्हें? मिला ना, पर उसमें तुम्हारा क्या लेना देना? अरे बेबी, कैसी बात कर रही हो तुम? हमें बेबी मत बोलो, तुम्हारी करंट वाली बेबी को बुरा लग जाएगा। यार, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? बिहार रहकर फिर से हम तुम की आदत पड़ गई? दिल्ली रहकर तुम्हारी वजह से मैं की आदत पड़ गई थी। वो गंदी आदत थी, यहाँ आकर सुधर गई है। तुम इतनी रूड बात कब से करने लग गई? तुम हो कहाँ, मुझे बताओ, मिलके बात करते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, हम ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। दिल्ली में ही हो ना? हूँ नहीं, पर आ जाऊंगा। और हम मतलब कौन कौन, किसके साथ आ रही हो? सिकंदर चाचा ठीक हो गए? वो परमानेंट ठीक हो गए, चले गए इस दुनिया से। What? वो मर ही नहीं सकते? देखना फिर कहीं से खबर मिलेगी कि... अब नहीं मिलेगी। अपने हाथों से उनकी चिता को आग दी है हमने। उन्होंने अपने शरीर से एक एक बूंद खून निकालकर हमारे शरीर में चढ़ा दिया। उनका तो काम खत्म हो गया, अब तुम बचे। मन्नू सोच में पड़ गया। शिवानी को ब्लड डोनेशन के लिए एक ओल्ड एज होम का एड्रेस मिला था जो भोपाल में बैठी मुस्कान ने दिया था। इसका मतलब मुस्कान ने जो एड्रेस रुचि को दिया था वो सिकंदर का था। तभी तो कहा था मैं जिंदा हूँ, पर इसमें तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं जाता। अरे पर वो एड्रेस मैंने ही तो रुचि को... अच्छा ठीक है, पर मीरा को भी तो मैंने तुम्हारे पास भेजा था, वो नहीं पहुंची। मीरा, ओ बेचारी मीरा, उसकी याद आ गई तुम्हें? मुझे तो लगा था कि तुम उसे भूल चुके होगे। बहुत हो रहा है यार, अब क्या गोल गोल बातें कर रही हो? ऐसा है, मिलो मुझसे, उसके बाद बात करते हैं। सॉरी मिस्टर मनमोहन देसाई, अब मिलेंगे तो बात नहीं होगी। तब क्या होगा तुम देखना। अभी के लिए तुम्हें इतना बता देती हूँ कि तुम्हारी नई नई पत्नी, तुम्हारी मीरा, मेरे साथ है। मन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको ऐसा लगा जैसे उसके गले में सांस फंसने लगी हो। क्या हुआ, सांप सूख गया? बेबी वाली बात पसंद नहीं आई तुम्हें? या एक रात सोने के लिए ही बेबी बनाई थी? ओह नहीं नहीं, तुम्हें तो कमाओ बेबी चाहिए थी ना। 2 लाख रुपए भी ले लिए उससे। तुम्हें जितना इजी सब लग रहा है वैसा है नहीं। वो अलग सर्कमस्टांसेस थे। तुम एक बार मिलो ना, मैं समझाता हूँ तुम्हें। चुप बिल्कुल, साला समझा के चूतिया काट रहा है तो सबका। शिवानी ने पहली बार मन्नू को तू करके बोला था। पहली बार शिवानी की ऐसी टोन सुनकर मन्नू के हाथ कांपने लगे। उसने अपने बाप से कहते सुना था कि जो लोग बहुत सीधे होते हैं उनसे डरना चाहिए, क्योंकि जब वो खुंखार रूप लेते हैं तो भगवान भी नहीं बचा पाता। तू मुझे समझाना चाहता है मादरचोद? तू इतना बड़ा नीच है तू कि जिस लड़की के साथ तूने 7 फेरे लेने का वचन लिया, उसको खून देने के लिए अपनी ही बीवी भेज दी। तुझ में जरा भी डर नहीं है? या तुझे लगता है कि तू किसी को भी मैनिपुलेट कर लेगा? हाँ, शिवानी तो चूतिया है, इसे कुछ भी समझा दूंगा, समझ जाएगी। बोल। नहीं वो नहीं, वो बात नहीं। तो क्या बात है?
मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बाहर से अंदर आती हुई अफसाना दिखी। उसने इशारे से उसे फिर बाहर भेज दिया। अफसाना के चेहरे पर अलग गुस्सा देख मन्नू का दिल घबराने लगा। तुझे अंदाजा भी है कि तेरी वजह से, तेरे प्रेशर करने से बेचारी मीरा पर क्या बीती है? तुझे इसका आइडिया भी है? वो अधमरी मिली थी मुझे, नंगी, जंगल की झाड़ियों में पड़ी हुई। शिवानी मन्नू को एक के बाद एक झटके दे रही थी। मन्नू को ऐसा लगा जैसे उसके पैर हैं ही नहीं। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आप क्यों गूंगे हो गए हो मन्नू जी? आप तो कहते हो ना कि आप चाहो तो मुर्दे को भी इंश्योरेंस बेच दो। अब क्या हुआ आपकी जुबान को? मुझे इंश्योरेंस नहीं बेचोगे? मैं सच कहता हूँ कि मीरा ऐसी मुसीबत में फंसेगी, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। यहाँ मैं खुद एक शट अप! नहीं सुनना मुझे कोई एक्सक्यूज। मुझे अब तुम जैसों से नफरत होने लगी है। एक सजेशन देती हूँ, ध्यान से सुन लो। मन्नू वाकई ध्यान से सुनने लगा। अपना एक बढ़िया सा टर्म इंश्योरेंस करवा लो। कम से कम इतना तो करवा ही लो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा को बुढ़ापे में किसी का मुंह ना देखना पड़े। मन्नू इस धमकी का मतलब खूब अच्छे से समझता था। मन्नू से चिढ़ने वाले, उसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम में फ्रॉड ना करने वाले अक्सर मन्नू को ये धमकी दिया करते थे कि तू अपना इंश्योरेंस करवा ले मन्नू, तेरी मौत के बाद तेरे घर वाले भूखे नहीं मरेंगे। मन्नू जब शिवानी के साथ लिव इन में रहता था तब उसने ऐसे डायलॉग कई बार शिवानी को सुनाए थे। उसने आज से पहले कभी ये धमकी सीरियस नहीं ली थी। शिवानी के कॉल काटने के बाद वो अभी तक फोन कान से हटा भी नहीं पाया था कि ऑफिस में एक साथ 6-7 लंबी दाढ़ी वाले लोग पठानी कुर्ता सलवार पहने, जालीदार टोपी लगाए अंदर घुसने लगे। उनकी चाल देखकर ये लग रहा था कि वो लड़ने आए थे। मन्नू को लगा कि शायद गुंजन वाले केस की तरह ये भी अपना क्लेम लेने आए होंगे। उसमें जो सबसे मोटा और नाटा आदमी था वो मन्नू के मुंह के बिल्कुल पास आकर बोला, ओए तो इतना नहीं कर सकता। मैं कैसा क्या नहीं कर सकता ये बताने से पहले अपना नाम बताओ और हिंदी में बताओ। जो भी धमकी देनी है वो हिंदी में दो यार। वो आदमी बाकियों का मुंह देखने लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मन्नू ऐसे चौड़े में जवाब देगा। मेरा नाम अलीम शेख है, मैं अफसाना परवीन का फादर हूँ। अजय तुमने मेरी लड़की को नौकरी से कैसे निकाल दिया? काम से निकाल दिया? कब? मैं क्यों निकालूंगा उसे? तुमने नहीं निकाला? अरे वो अभी रोंदी रोंदी घर आई और कहती कि हिंदी प्लीज, हिंदी। अरे वो घर आई और कहती कि मन्नू सर ने मुझे काम से निकाल दिया। नहीं, उसको गलत लगा है। मैंने उससे कहा था कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, टाइम से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उनको वो अफसाना खुद अल्टीमेटम देकर काम से निकाल दे। सारे बुढ़े एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ के चेहरे पर तो मन्नू को साफ डिसअपॉइंटमेंट दिखी कि जैसे उनके हाथ से लड़ाई करने का मौका निकल गया हो। ओहो जी, फिर तो बड़ा प्लेखा हो गया जी। अजी भूल हो गई जी। कोई बात नहीं, उसकी गलती नहीं। मैंने उसे 2 मिनट के लिए बाहर जाने को कहा था क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी थी। मुझे नहीं पता था कि वो 2 मिनट में घर पहुंच जाएगी। ओ जी, ये लादे ही सादा घर है, जदी मदरसे वाली गली है ना, उत्थे। जी कोई बात नहीं, मुझे आपका एड्रेस नहीं जानना, आप उसको वापस भेजिए, मुझे उससे काम है। उनके जाते ही मन्नू ने गहरी सांस ली। ये साली तान्या की हाय लगी है मुझे, वरना मीरा दुनिया भर में घूमती थी, वो ऐसे कैसे? मन्नू दिल से चाहता था कि उसको मीरा से बात करने का मौका मिले, पर कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी संख्या 2, 2, 4, 3, 5 वाराणसी से चलकर प्रयागराज, कानपुर के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। 3 बजने में अभी 10 मिनट थे। रुचि, मीरा और शिवानी बनारस से वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ चुकी थी। भैया जी उनके साथ ही खड़े थे। रुचि ऐसे खिड़की वाली सीट पर कूद के बैठी थी जैसे वो एक सेकंड भी देर करती तो उस पर कब्जा हो जाता। मीरा बीच में बैठी थी और शिवानी बिल्कुल किनारे।
पैसेज वाली सीट पर बैठे भैया जी को देख रही थी। पिछले 20 दिनों में भैया जी ने शिवानी का इतना साथ दिया था जितना उसके सगे माँ बाप ने भी नहीं दिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर पहुंचकर फोन कीजिएगा। भैया जी की आंखें भी नम थी। वो शिवानी के सर पर हाथ फेर रहे थे। हम तो खबर कर ही देंगे बाबू, तुम अपनी खबर भेजती रहना। दिल्ली शहर पर हमें वैसे भी भरोसा नहीं है, क्या तो होता रहता है वहाँ। जो होना होता है वो तो कभी भी हो जाता है भैया जी, आप देख ही रहे हैं। शिवानी ने एक निगाह मीरा पर डाली जो सिंपल से फोन में स्नेक वाला गेम खेल रही थी। फिर उसने दूसरा इशारा रुचि पर किया जो रुकी हुई ट्रेन में भी खिड़की से बाहर देख देख कर मुस्कुरा रही थी। दोनों लड़कियां टॉर्चर झेल कर आई थी। भैया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा सुनिए, आपको याद है ना घर जाके क्या करना है? बिल्कुल याद है गुड़िया, हम जल्द से जल्द सारे इंतजाम कर तुम्हें बुला लेंगे। अच्छा अब चलते हैं। सुना है इस ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है और जो अंदर रह गया वो फिर अगले स्टेशन पर उतरता है। तो अच्छा ही है ना, हमें आपके साथ बात करने के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, हमें ऐसा हाई फाई ट्रेन में घबराहट होता है। हम चलते हैं बिटिया, अपना ध्यान रखना है? इससे पहले कि भैया जी वहां से जाते, रुचि उठी और दोनों लड़कियों के ऊपर से होती हुई भैया जी के पास आई और गले लग गई। भैया जी शॉक्ड हो गए पर शिवानी मुस्कुरा दी। रुचि को भैया जी से वो प्यार और अपनापन मिल गया था जो उसे कभी अपने बाप से नहीं मिला था। इधर 3 बजे वाराणसी से शिवानी चलने को तैयार थी और उधर अपने पहले ही मिशन में सक्सेस के साथ गौरव भी सूरत से वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। वो स्टेशन पर खड़ा अंकिता को रिपोर्ट कर रहा था। यस मैम। अरे सच में मनु सर ना गाइड करते ना तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या बात करनी है और कैसे करनी है। पर आपको अपने एजेंट का फेस तो दिखाना चाहिए था ना। हाँ साला मुझसे कह रहा था कि 50,000 रुपए दूंगा, अपना मुंह बंद रखना। तो फिर मैंने भी कह दिया कि 50,000 रुपए तो मुझे मेरी अंकिता मैम से। गौरव के मुंह से पूरी बात भी नहीं निकली थी कि अचानक उसके सर के पीछे किसी ने लोहे की रॉड मारी। ये शॉट इतना तेज था कि गौरव पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाया था कि वहीं गिर पड़ा।